नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेवाड़ राज्य के इतिहास में गुहिल वंश के, सिसोदिया वंश के शासक महाराणा मोकल तक अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम इससे आगे मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज इस क्लास से हमारा जो टॉपिक आरंभ होता है वो टॉपिक आरंभ होता है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा से। दोस्तों, महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है सन 1433 से लेकर सन 1468 तक का इनका कार्यकाल है। यदि हम बात करें महाराणा कुंभा के संपूर्ण इतिहास की, तो महाराणा कुंभा का इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। नंबर 1, महाराणा कुंभा का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत इनका आरंभिक संघर्ष और इनकी प्रारंभ और इनके द्वारा जो उपाधियां धारण की गई थी उन उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, महाराणा कुंभा की जितनी भी राजनीतिक उपलब्धियां हैं या सैनिक अभियान है या इनके द्वारा प्राप्त की गई जो विजय है उनके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा, महाराणा कुंभा की जो प्रमुख स्थापत्य कला है उनका विधानुराग जो था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो महाराणा कुंभा का जो इतिहास है हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इनका कार्यकाल आप दोस्तों याद रखिएगा, सन 1433 से लेकर सन 1468 तक का इनका कार्यकाल है। बात करें इनके पिता का नाम, तो महाराणा मोकल और सौभाग्य देवी से महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। और इनके पिता की जब हत्या होती है झीलवाड़ा अभियान के दौरान, जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी, उस समय महाराणा कुंभा झीलवाड़ा नामक स्थान पर ही थे, जो वहां से भागकर चित्तौड़गढ़ आते अपनी दादी माँ हंसाबाई के पास। उस समय महाराणा कुंभा की जो आयु थी वो आयु थी 12 वर्ष। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि महाराणा कुंभा का जो जन्म होता है वो जन्म होता है सन 1421 में। इनके पिता का नाम महाराणा मोकल और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी। राणा लाखा इनके दादा थे और हंसाबाई इनकी दादी थी। तो महाराणा कुंभा का जो जन्म होता है वो जन्म होता कहां पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। दोस्तों, यहां पर आपके ऑप्शन में कुंभलगढ़ दुर्ग भी आएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग इस समय बना भी नहीं है। महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाएगा। यदि हम बात करें इनकी उपाधियों की, महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों की हम बात करें तो इनकी उपाधियां कौन कौन सी है, तो हमें महाराणा कुंभा द्वारा लिखवाई गई एक प्रशस्ति मिलती है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। दूसरी एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इन दोनों प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा की या महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियों का उल्लेख मिलता है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि महाराणा कुंभा ने कुल 108 उपाधियां धारण की थी। इनकी प्रमुख उपाधियों की यदि हम बात करें तो अभिनव भारताचार्य, महान संगीत प्रेमी होने के कारण इन्होंने अभिनव भारताचार्य की उपाधि धारण की। महान हिंदू शासक होने के कारण इन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा हम बात करें, इन्होंने पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु और छापामार युद्ध पद्धति में दक्ष होने के कारण इन्होंने छाप गुरु, इस प्रकार के इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। वाक्पटुता के कारण इनकी एक उपाधि मिलती है जिसका नाम है टोडरमल। ये तो इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। कुल मिलाकर इनकी जो उपाधियां थी वो 108 उपाधियां थी। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कहां मिलता है, तो उल्लेख मिलता कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय स्मृति में करवाया था। और उस कीर्ति स्तंभ पर याद रखिएगा पत्थरों पर उत्कीर्ण इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी और उस प्रशस्ति का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर की दीवार पर 5 बड़ी बड़ी काली शिलाओं पर उत्कीर्ण एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इन दोनों प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा की उपाधियों का उल्लेख मिलता है। बात करें उपाधियां है कौन कौन सी, तो इनकी उपाधियां है अभिनव भारताचार्य। अभिनव का मतलब होता है एकदम नया, और भारताचार्य एक महान संगीतज्ञ था। तो महान ये संगीतज्ञ होने के कारण, या हम यूं कह सकते हैं संगीत प्रेमी होने के कारण, संगीत प्रेमी होने के कारण महाराणा कुंभा ने यह उपाधि धारण की थी, संगीत प्रेमी होने के कारण।
दूसरी उपाधि की बात करें तो हिंदू सुल्तान। ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है इस प्रकार का, अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, टोडरमल, हाल गुरु, इस प्रकार की बहुत सारी इनकी उपाधियां, भाल गुरु है ना, छाप गुरु, ये जो उपाधियां धारण की थी वो मेवाड़ के किस राणा ने उपाधियां धारण की? तो याद रखेगा महाराणा कुंभा ने। ऐसा कहा जाता है कि 108 उपाधियां धारण की थी, जिसमें से ये महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां हैं। तो ये बात हो गई महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां। तो अब इसके बाद में हम बात करें तो महाराणा कुंभा का जो प्रारंभिक संघर्ष था, वो प्रारंभिक संघर्ष किस प्रकार का था? तो देखिएगा, महाराणा कुंभा के जो पिता थे जिनका नाम था मोकल, मोकल की हत्या होती है झीलवाड़ा अभियान के दौरान। झीलवाड़ा अभियान, और ये झीलवाड़ा अभियान सन 1433 में, और यहां पर हत्या होती है मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की। चाचा और मेरा इनकी हत्या कर देते हैं, मेपा पंवार की सहायता से इनकी हत्या होती है। तब कहते हैं कि महाराणा मोकल का जो पुत्र था जिसका नाम था कुंभा, और कुंभा की उस समय जो आयु थी वो आयु कितनी थी? 12 वर्ष की, याद रखिएगा, महाराणा कुंभा की आयु थी। महाराणा कुंभा यहां से भागकर कहां आते हैं? याद रखिएगा, चित्तौड़। यहां से भागकर कौन से दुर्ग में आते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आते हैं। और यहां पर कौन बेटी थी? याद रखिएगा, हंसाबाई। हंसाबाई बहन किसकी थी? राव रणमल की बहन थी। और राव रणमल अभी कहां पर है? याद रखिएगा, राव रणमल अभी है, याद रखिएगा, मारवाड़ का शासक। हंसाबाई अपने भाई को मारवाड़ से मेवाड़ बुलाती है और महाराणा कुंभा का, याद रखिएगा, संरक्षक बना देती है। तो ये हम बातें लिख सकते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो लिख सकते हैं महाराणा मोकल की हत्या के समय कुंभा 12 वर्ष के थे। कुंभा कितने वर्ष के थे? याद रखिएगा, 12 वर्ष के थे। हंसाबाई ने अपने भाई राव रणमल को मारवाड़ से मेवाड़ बुलाकर महाराणा कुंभा का संरक्षक बना दिया। महाराणा कुंभा का क्या बना दिया था? याद रखिएगा, संरक्षक बना दिया था। तो महाराणा कुंभा को संरक्षक क्यों बनाया था? कारण क्या है? कारण यह था कि कुंभा के पिता की हत्या कर दी। हंसाबाई का, याद रखिएगा, एक बेटा था। किसका बेटा था? याद रखिएगा, हंसाबाई का एक बेटा था मोकल। मोकल की हत्या के बाद हंसाबाई अपने भाई को मारवाड़ से मेवाड़ बुलाती है और महाराणा कुंभा का क्या बना देती है? संरक्षक बना देती है। अब यहां से एक कहानी और शुरू होती है कि मारवाड़ के एक राजा जिसका नाम है राव रणमल। राव रणमल की मेवाड़ में क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राव रणमल जो कहां का शासक था? मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का। राव रणमल की मेवाड़ में भूमिका,
मेवाड़ में भूमिका। राव रणमल की याद रखिएगा मेवाड़ में क्या भूमिका रही, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं कि हंसाबाई ने अपने पुत्र महाराणा मोकल की हत्या के बाद राव रणमल को मेवाड़ बुलाकर महाराणा कुंभा का संरक्षक बना दिया। एक लाइन तो ये है, एक लाइन तो ये मिलती है कि हंसाबाई ने, इनकी भूमिका के प्रमुख पॉइंट लिखे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हंसाबाई ने राव रणमल को मोकल की हत्या के बाद, मोकल की हत्या के बाद महाराणा कुंभा का संरक्षक बना दिया। महाराणा कुंभा का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया। एक तो याद रखिएगा ये संरक्षक बने थे, और राव रणमल जो है वो संरक्षक बने किसके थे? महाराणा कुंभा के। याद रखिएगा ये संरक्षक बने थे। महाराणा मोकल की हत्या करने वाले थे कौन? चाचा और मेरा। किसकी सहायता से हत्या की थी? मेपा पंवार की सहायता से हत्या की थी। कहते हैं कि राव रणमल ने मेवाड़ में चाचा और मेरा का वध किया था, और इन्होंने महाराणा मोकल की हत्या का क्या लिया? बदला लिया था। राव रणमल ने मेवाड़ में चाचा व मेरा का वध किया। चाचा व मेरा का क्या किया? वध किया। ये जो किया था वो याद रखिएगा, इन दोनों को मारकर मोकल की हत्या का जो बदला लिया था, वो मोकल की हत्या का बदला किसने लिया? राव रणमल ने लिया। क्योंकि राव रणमल प्रधानमंत्री थे महाराणा कुंभा के, महाराणा कुंभा के संरक्षक थे, और महाराणा कुंभा की जो आयु थी वो आयु छोटी थी। अल्प आयु में ही महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। उसके बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे राव रणमल का मेवाड़ पर वर्चस्व हो गया, मेवाड़ का कर्ता और धर्ता बन गया। मेवाड़ के जो प्रमुख पद थे, उस प्रमुख पद पर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। मेवाड़ में सिसोदिया सरदारों को हटाकर मारवाड़ के राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। इसलिए कहते हैं कि मेवाड़ के सरदारों को ये बात बहुत बुरी लगी। एक प्रमुख सरदार हुआ करता था जिसका नाम था राघव देव। कहते हैं कि महाराणा कुंभा के काल में राव रणमल ने उस प्रमुख सरदार राघव देव की हत्या करवा दी थी। इसीलिए कहते हैं कि मेवाड़ के जितने भी सरदार थे वो सभी के सभी सरदार रुष्ट होकर, नाराज होकर मांडू चले गए। और मांडू में कौन था? चुंडा सिसोदिया। इससे यदि हम पहले जाएं तो हंसाबाई ने, आपको पता हो तो, चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ राज्य से बाहर निकाल दिया। गलत आरोप लगाकर ये मेरे पुत्र को गलत नजर से देखता है। तब कहते हैं कि एक सौतेली मां के कहने पर चुंडा सिसोदिया ने मेवाड़ राज्य का त्याग कर दिया और मांडू चले गए। इसलिए चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ का राम कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मेवाड़ के जितने भी सरदार थे वो सरदार राव रणमल के व्यवहार से और इसकी नीतियों से असंतुष्ट होकर कहां चले गए? मांडू चले गए, और मांडू से बुलाकर लेकर आए चुंडा सिसोदिया को। फिर कहते हैं कि चुंडा सिसोदिया और महाराणा कुंभा ने मिलकर राव रणमल की दासी भारमली की सहायता से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सन 1438 में राव रणमल की हत्या कर दी थी। कहते हैं कि राव रणमल की जब हत्या हुई थी तब राव रणमल का जो पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा यहीं पर था, जो भागकर बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मारवाड़ चला गया था। और कहते हैं कि बाद में चुंडा सिसोदिया ने मेवाड़ की सेना की सहायता से राव जोधा का पीछा भी किया था, लेकिन राव जोधा मंडोर ना जाकर काहुनी गांव में छिप गया था। बाद में संघर्ष आरंभ हुआ था मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, और बाद में हंसाबाई की सहायता से इन दोनों के मध्य एक संधि हो गई जिसका नाम था आंवल और बावल की संधि, और मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य मित्रता स्थापित हुई थी। ये याद रखिएगा भूमिका है राव रणमल की। कहां पर? मेवाड़ में। ऐसा कहा जाता है कि राव रणमल मेवाड़ में कर्ता व धर्ता बन गए, कर्ता व धर्ता बन गए तथा
सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया। प्रमुख सरदार, मेवाड़ के प्रमुख सरदार मेवाड़ के प्रमुख सरदार राघव देव की और राव रणमल ने हत्या करवा दी। क्या करवा दी थी? याद रखिएगा, हत्या करवा दी थी। और ये जो हत्या है वो हत्या करवाई किसने थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राव रणमल ने करवाई थी। इसलिए मेवाड़ के सरदार नाराज हो मेवाड़ के सरदार नाराज होकर मांडू से चुंडा सिसोदिया को बुलाकर मेवाड़ लेकर आए थे। मेवाड़ के सरदार राव रणमल से नाराज होकर मांडू से चुंडा सिसोदिया को चुंडा सिसोदिया को मेवाड़ लेकर आए। कहां पर लेकर आए थे? याद रखिएगा, मेवाड़ लेकर आए थे। और बाद में कहते हैं कि सन 1438 में महाराणा कुंभा और चुंडा सिसोदिया ने राव रणमल की दासी भारमली की सहायता से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राव रणमल की हत्या कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है ना। कब? सन 1438 में। सन 1438 में महाराणा कुंभा वे चुंडा सिसोदिया ने मिलकर दासी भारमली की सहायता से राव रणमल की चित्तौड़ दुर्ग में हत्या कर दी। ये याद रखिएगा, जो हत्या की गई थी वो हत्या कब की गई थी? सन 1400 याद रखिएगा 38 में हत्या की गई थी। इंपॉर्टेंट है। किस किस ने? चुंडा सिसोदिया ने, और याद रखिएगा दासी भारमली की सहायता से। महाराणा कुंभा ने और इसने दासी भारमली की सहायता से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हत्या हुई थी। किसकी? राव रणमल की। ये राव रणमल की याद रखिएगा। मेवाड़ में भूमिका पूछे तो हम ये मेवाड़ में भूमिका लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके, है ना। राव रणमल की याद रखिएगा मेवाड़ में क्या भूमिका थी। अब देखिएगा, राव रणमल की जिस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हत्या हुई थी, किसकी हत्या हुई थी? राव रणमल की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जिस समय हत्या हुई थी, उस समय इसका जो बेटा था जिसका नाम था राव जोधा,
वो राव जो जोधा था, वो राव जोधा उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था, और जो भाग कर इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कहाँ चला गया था, मारवाड़ चला गया था। उसके बाद में जो संघर्ष हुआ, वो संघर्ष किस किस के मध्य हुआ था, राव जोधा और महाराणा कुंभा, इन दोनों के मध्य यदि आपसे संबंध पूछे, किस किस के मध्य, महाराणा कुंभा और राव जोधा, महाराणा कुंभा और याद रखिएगा राव जोधा, इन दोनों के बारे में यदि आपसे प्रश्न पूछे कि इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, तो इनके बारे में हम पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि सन 1438 में जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, याद रखिएगा चित्तौड़ दुर्ग में राव रणमल की हत्या हुई थी। राव रणमल की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। उस समय राव रणमल का जो पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा, वो राव जोधा यहीं पर था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही था। याद रखिएगा कब की घटना है, सन 1438 की, याद रखिएगा ये घटना है। राव रणमल की हत्या होती है और उसका जो पुत्र था राव जोधा, वो राव जोधा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही था। कहते हैं कि राव जोधा यहां से भागकर जो शरण लेता है, वो शरण लेता है बीकानेर के काहुनी गांव में। बीकानेर जिले में वर्तमान में ये गांव है जिसका नाम है काहुनी गांव। यानी हम ये कह सकते हैं कि राव जो रणमल थे, वो राव रणमल की हत्या के बाद उसका पुत्र मेवाड़ से भागकर कहां आ गया था, मारवाड़ आ गया। मारवाड़ में ये एक दुर्ग जो राजधानी हुआ करता था जिसका नाम था मंडोर दुर्ग। मंडोर दुर्ग में याद रखेगा इसका पीछा हुआ था, मंडोर दुर्ग तक पीछा हुआ, और कहते हैं कि इस मंडोर दुर्ग पर चुंडा सिसोदिया ने अधिकार कर लिया और इस दुर्ग का किलेदार बना दिया था आड़ा हिंगोला को। किसको किलेदार बना दिया था, आड़ा हिंगोला को इस दुर्ग का क्या बना दिया, किलेदार बना दिया। और उसके बाद में कहते हैं कि काहुनी गांव से इस राव जोधा ने संघर्ष आरंभ किया और लगभग 15 वर्षों के संघर्ष के बाद राव जोधा ने इस दुर्ग पर आड़ा हिंगोला को मारकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चुंडा सिसोदिया तो बाद में वापस मेवाड़ आ गया था। यहां से कहते हैं कि महाराणा कुंभा जो मेवाड़ का शासक था, कौन, महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य लंबे समय तक इन दोनों के मध्य इस क्षेत्र में याद रखेगा संघर्ष चला था। और बाद में कहते हैं कि इसकी दादी माँ और इसकी याद रखिएगा भुआ, कौन, हंसाबाई, इन दोनों की मध्यस्थता से सन 1453 में आंवल और बांवल की संधि हो गई, जिसके अनुसार राव जोधा ने अपनी पुत्री शृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया और इन दोनों के मध्य जो दोस्ती थी, वो जो दुश्मनी थी, वो दुश्मनी समाप्त हो गई थी। ये इन दोनों की याद रखिएगा भूमिका है या इन दोनों के मध्य इस प्रकार के संबंध है, ये हम याद रखिएगा, लिख सकते हैं। तो पहली लाइन इनके बारे में हम लिखें तो यही लिखें, सन 1438 में राव रणमल की हत्या के समय राव जोधा चित्तौड़गढ़ दुर्ग थे जो भागकर मारवाड़ आ गए। सन 1438 में, कब, याद रखिएगा सन 1438 में राव रणमल की हत्या के समय इसका पुत्र नाम क्या है, याद रखिएगा राव जोधा चित्तौड़ दुर्ग में ही थे। जो बाद में भागकर मारवाड़ आ गए। वे काहुनी गांव में शरण ली।
कौन से गांव में शरण ली थी? याद रखिएगा, काहुनी गांव में शरण ली। कौन से गांव में शरण ली थी? याद रखेगा, काहुनी गांव में, याद रखेगा, शरण ली थी। किसने? राव जोधा ने। और यह भी कहा जाता है कि चुंडा सिसोदिया ने, चुंडा सिसोदिया ने राव जोधा का पीछा किया, राव जोधा का पीछा किया, राव जोधा का पीछा किया और मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और मंडोर दुर्ग पर क्या कर लिया था? याद रखिएगा, अधिकार कर लिया था। इसके बाद में 15 वर्षों तक राव जोधा ने संघर्ष किया और मंडोर दुर्ग के किलेदार और मेवाड़ के सेनापति आड़ा हिंगोला को मारकर मंडोर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में भी गोंडवाना प्रदेश में राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चला था। और कहते हैं कि सन 1453 में हंसाबाई की मध्यस्थता से राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य आंवल और बावल की संधि हो गई थी। सन 1453 में हंसाबाई की मध्यस्थता से, किसकी मध्यस्थता से? याद रखेगा, हंसाबाई की मध्यस्थता से राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य है ना, कौन सी संधि हो गई थी? याद रखिएगा, आंवल और बावल की, याद रखिएगा, संधि हो गई, जिसके तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री शृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। जिसके तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री शृंगार देवी का विवाह किसका विवाह? याद रखेगा, शृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया? याद रखिएगा, रायमल के साथ कर दिया। और इन दोनों के मध्य याद रखिएगा क्या हो गई थी? जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी समाप्त हो गई और याद रखिएगा दोस्ती हो गई। अब यहां से यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य क्या संबंध थे, किस प्रकार से, याद रखिएगा, इन दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था और किस प्रकार से इन दोनों के मध्य संघर्ष समाप्त हुआ था। राव रणमल की मेवाड़ में क्या भूमिका थी और महाराणा कुंभा की उपाधियां अभिनव भारताचार्य, है ना, हिंदू सुल्तान महान हिंदू शासक होने के कारण एक इनको उपाधि थी राणो रासो। महाराणा कुंभा की उपाधि थी राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणो रासो। ये उपाधियां याद रखेगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। इनका जो जन्म हुआ था सन 1421 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पिता का नाम मोकल, माता का नाम क्या था? याद रखेगा सौभाग्य देवी।
जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की हत्या हो गई थी। इनका संरक्षक बना था कौन? राव रणमल। राव रणमल की क्या भूमिका रही, किस प्रकार से राव रणमल ने मेवाड़ में वर्चस्व स्थापित किया और उसके बाद में राव रणमल के युग को मेवाड़ में किस प्रकार से समाप्त किया, और उसके बाद में राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ जो हंसाबाई के विवेक से समाप्त हुआ था। उसके बाद में यदि हम पढ़े महाराणा कुंभा के, याद रखिएगा, प्रमुख सैनिक अभियान। किसके प्रमुख सैनिक अभियान? महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान। महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान। महाराणा कुंभा के, याद रखिएगा, प्रमुख सैनिक अभियान कौन कौन से है। यदि हम महाराणा कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियानों के बारे में पढ़ते हैं तो एक इनकी विजय आती है जिसका नाम है आबू विजय। कौन सी विजय? आबू विजय। अब आबू विजय है क्या, है ना, जो आबू विजय है वो आबू विजय है क्या? कहते हैं कि आबू का एक शासक था जिसका नाम था शेषमल। शेषमल पर महाराणा कुंभा की सेना ने आक्रमण किया और शेषमल को हराकर आबू और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मेवाड़ी सेना ने अधिकार कर लिया। अब ऐसा क्या कारण रहा था जिसके कारण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने आबू पर आक्रमण किया, सिरोही पर आक्रमण किया? आक्रमण का पहला कारण था कि आबू के शासक शेषमल ने मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिए। एक कारण नंबर एक ये था। दूसरा जो कारण था वो दूसरा ये कारण था कि जो भी आक्रमण शेषमल से होता, शेषमल की सीमा से जो आक्रमण होता था, शेषमल उस आक्रमण का विरोध ना करके उसकी सेना को मेवाड़ की ओर धकेल देता था। इस प्रकार से मेवाड़ के लिए वो एक कच्ची दीवार बन गया था। इस कारण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया की अध्यक्षता में आबू पर आक्रमण करने के लिए मेवाड़ी सेना भेजी और कहते हैं कि महाराणा कुंभा की सेना ने शेषमल को हराकर आबू और इसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसी दौरान कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने 2 दुर्ग बनवाए थे, एक बसंतगढ़ दुर्ग बनवाया और एक दुर्ग बनवाया जिसका नाम था अचलगढ़ दुर्ग। और ये कहते हैं कि ये महाराणा कुंभा की पहली सैनिक विजय थी। तो यदि आपसे यहां से ये प्रश्न पूछे कि बताओ महाराणा कुंभा की पहली विजय कौन थी, ये महाराणा कुंभा की प्रथम सैनिक विजय थी। महाराणा कुंभा की, याद रखिएगा, प्रथम सैनिक विजय, है ना, महाराणा कुंभा की याद रखिएगा प्रथम सैनिक विजय थी आबू विजय। आबू पर आक्रमण करने का कारण क्या रहा, है ना? आबू का एक तो हम ये लिखते हैं, आबू का जो शासक था उसका नाम क्या था? शेषमल। आबू का याद रखिएगा जो शासक था वो शासक कौन था? याद रखिएगा शेषमल। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कुंभा द्वारा आबू पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण, आक्रमण करने के, याद रखिएगा, प्रमुख कारण। प्रमुख जो कारण थे वो प्रमुख कारण क्या थे? महाराणा कुंभा की पहली विजय, आबू का शासक कौन है, और आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या था? नंबर 1 ऐसा कहा जाता है कि आबू के जो शासक थे शेषमल ने मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ी गांवों पर क्या कर लिया था? याद रखिएगा, अधिकार कर लिया। दूसरा कारण बताया जाता है कि आबू से आक्रमण जो भी होता था उस आक्रमण का सामना मेवाड़ को करना पड़ता था, यानी आबू एक मेवाड़ी के लिए कमजोर दीवार थी। आबू
मेवाड़ के लिए या मेवाड़ राज्य के लिए एक कमजोर दीवार थी। क्या थी? एक कमजोर दीवार थी। इसीलिए कहते हैं कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया की अध्यक्षता में आबू पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी और आबू और इसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान महाराणा कुंभा ने एक तो बसंतगढ़ दुर्ग और एक अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में आबू में सेना भेजी तथा आबू पर मेवाड़ी सेना ने अधिकार कर लिया। मेवाड़ी सेना ने क्या कर लिया था? याद रखिएगा, अधिकार कर लिया। तो महाराणा कुंभा के जिस सेनापति ने आक्रमण किया था उस सेनापति का नाम बताइए। उस सेनापति का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, नाहर सिंह डोडिया, है ना। और इसने मेवाड़ी सेना के साथ आक्रमण किया और आबू पर, याद रखिएगा, अधिकार कर लिया था, आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था। और महाराणा कुंभा ने इसी दौरान, कहते हैं कि एक तो अचलगढ़ दुर्ग और एक बसंतगढ़ दुर्ग, दोनों सिरोही जिले में है, उन दोनों का, याद रखिएगा, निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने सिरोही जिले में, सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग वे बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन दोनों दुर्गों का क्या करवाया था? याद रखिएगा, निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा, महाराणा कुंभा की जो विजय है उसको याद रखिएगा, कौन सी विजय कहा जाता है? आबू विजय कहा जाता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपके, जो विजय थी उस विजय का नाम क्या है? याद रखेगा, आबू विजय। उसके बाद में यदि हम पढ़े महाराणा कुंभा की प्रमुख विजयों के बारे में, तो महाराणा कुंभा की एक विजय है जिसका नाम है नागौर विजय, और महाराणा कुंभा की एक विजय है जिसका नाम है गुजरात विजय। महाराणा कुंभा की विजय और विजय का नाम क्या है? गुजरात विजय। और एक महाराणा कुंभा की विजय है जिसको हम बोलते हैं मालवा विजय। मालवा विजय,
ये 3 विजय है किसकी? महाराणा कुंभा की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी विजय के बारे में? नागौर विजय के बारे में। महाराणा कुंभा की जो विजय है, इस विजय का नाम क्या है? नागौर विजय। अब नागौर विजय है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि नागौर के जो शासक थे उसका नाम था शम्स खां। देखिएगा, नागौर ये इस प्रकार नागौर दुर्ग था, नागौर का शासक, और नागौर का जो शासक था उसका नाम क्या था? शम्स खां। तो जो शम्स खां था, वो शम्स खां कहाँ का राजा था? नागौर का शासक था। और शम्स खां को जो नागौर का राजा बनाया, वो नागौर का राजा बनाया किसने था? महाराणा कुंभा ने इसको नागौर का शासक बनाया था। यानी नागौर के 2 भाई थे, नसरुद्दीन और शम्स खां। कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इसको नागौर का राजा बनाया। तो ये नागौर का प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र शासक भी कहलाता है। और ये नागौर का जो शासक बना था वो महाराणा कुंभा की सहायता से बना, और इसने महाराणा कुंभा की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करने के बाद कुछ शर्तें थी। जैसे पहली शर्त ये थी कि शम्स खान नागौर दुर्ग का कभी पुनः निर्माण नहीं करवाएगा, यानी इस दुर्ग की कभी मरम्मत नहीं करवाएगा। शम्स खां प्रतिवर्ष महाराणा कुंभा को याद रखेगा, कर देगा। और यह भी एक शर्त थी कि शम्स खां कभी भी नागौर में, याद रखेगा, कभी भी नागौर में हिंदुओं से कर प्राप्त नहीं करेगा। और शम्स खां नागौर में कभी भी, याद रखेगा, गायों की क्या नहीं करवाएगा? हत्या नहीं करवाएगा। इन शर्तों के साथ, याद रखेगा, महाराणा कुंभा ने इसको मेवाड़ का क्या बनाया था? शासक बनाया था। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि शम्स खां ने कालांतर में स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया। स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया। नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई, हिंदुओं से कर वसूला और गौ हत्या करवाई। इस कारण महाराणा कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने जब नागौर पर आक्रमण किया था, तब शम्स खां गुजरात का जो राजा था, गुजरात का जो शासक था, गुजरात के शासक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन की सेवा में चला गया। किसकी सेवा में चला गया? कुतुबुद्दीन की सेवा में चला गया। और पीछे से महाराणा कुंभा की मेवाड़ी सेना ने नागौर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। यह जो कहानी है वो कहानी कहाँ की है? याद रखेगा, नागौर विजय की कहानी है। तो एक तो यहाँ पर आप ये नोट कीजिएगा कि नागौर का जो शासक था वो शासक कौन है? शम्स खां। नागौर का जो शासक था वो शासक कौन था? शम्स खां। तो हम लिख सकते हैं शम्स खां महाराणा कुंभा की सहायता से नागौर के शासक बने। किसकी सहायता से? याद रखिएगा, नागौर के शासक बने थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो शम्स खां थे वो शम्स खां मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की सहायता से, याद रखिएगा, ये कहां के शासक बने थे? नागौर के शासक बने थे। लेकिन कालांतर में शम्स खां ने स्वतंत्र व्यवहार करना आरंभ कर दिया, नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई और महाराणा कुंभा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसीलिए महाराणा कुंभा ने, याद रखिएगा, आक्रमण कर दिया था शम्स खां पर। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में शम्स खां ने स्वतंत्र व्यवहार करने लग गया, यानी अपने आप को स्वतंत्र शासक समझने लग गया, स्वतंत्र व्यवहार करने लग गया। वे नागौर दुर्ग की मरम्मत करवाई। नागौर दुर्ग की क्या करवाई थी? याद रखिएगा, मरम्मत करवाई। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने
महाराणा कुंभा ने मेवाड़ पर, महाराणा कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया। देखिएगा, महाराणा कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और शम्स खां गुजरात चले गए। शम्स खां कहां चले गए थे? याद रखिएगा, गुजरात चले गए। गुजरात में शम्स खां किसके पास गए थे? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन के पास गए थे। किसके पास में गए थे? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन के पास में शम्स खां कहां चले गए थे? याद रखिएगा, है ना, गुजरात चले गए। और फिर कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ने, किसने? याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ने, और याद रखिएगा, और शम्स खां ने मिलकर महाराणा कुंभा को हराने की योजना बनाई। है ना, महाराणा कुंभा को याद रखिएगा, मिलकर हराने की क्या बनाई? योजना बनाई। और इसलिए इन दोनों ने महाराणा कुंभा पर आक्रमण कर दिया। पर कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने इन दोनों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खां वे नागौर के शासक शम्स खां ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया था? याद रखिएगा, मेवाड़ पर आक्रमण किया। और उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने किसने? महाराणा कुंभा ने गुजरात वे नागौर की संयुक्त सेना को हराया। यह जो विजय है, उस विजय को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, गुजरात विजय कहा जाता है। तो ये विजय समझ में आ गई आपके, गुजरात विजय और याद रखेगा नागौर विजय। अब जो महाराणा कुंभा की अगली जो विजय है, उस विजय का नाम क्या है? मालवा विजय। दोस्तों, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।